हेलो बेटा, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। एंड एज प्रॉमिस्ड कि आपको रेस्पिरेशन का समरी लेक्चर चाहिए था, आपको रिवीजन लेक्चर चाहिए था, तो ये कंप्लीट समरी लेक्चर होगा जिसमें एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो समरी लेक्चर मैंने बनाया है उन सारी बातों को ध्यान में रख के बनाया कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जनरली इसमें वो सारी बातें कवर करेंगे, डायरेक्ट एटीपी, इनडायरेक्ट एटीपी, नेट एटीपी, टोटल एटीपी क्या है मैम, टोटल एटीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं मैम, क्योंकि जब हम एक गो में पढ़ेंगे ना, इसी पे पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन जब साथ में हम पढ़ेंगे तो साथ में मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी टोटल एटीपी। ठीक है, तो वो सारी ये लेक्चर में बनाई इस रही हो कि आपके जो छोटे मोटे डाउट्स बचे हो वो भी खत्म हो जाए। और एक मैं आपको सेपरेट डाउट का भी सिर्फ वीडियो बना करके दूंगी, जितने भी मेरे पास डाउट आए ना उनका भी वीडियो बनाऊंगी, बस थोड़ा सब्र करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको रिवीजन लेक्चर देना था जैसा आपने मांगा था। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था बेटा, रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग रिलेटेड कैसे हैं। देखो सेम नहीं होते, ब्रीदिंग में तो सांस लेना सांस छोड़ना होता है, रेस्पिरेशन में खाना का टूटना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हाउ दे आर रिलेटेड, क्योंकि बेटा जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, और फिर वो लंग्स के जरिए बेटा जब दिल के जरिए ब्लड के जरिए पूरे वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचता है। तो जब सेल में ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है, और उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके खाने को तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। कि एक सेल में जब खाना टूटता है तो क्या रेस्पिरेशन चलती है, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में बेटा खाना टूटता है, ब्रेकडाउन कह सकते हो, और खाना टूटने का मतलब होता है जो खाना हम लेते हैं, मोस्ट कॉमन ग्लूकोज, उसका ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हो रहा है, और जब जब वो खाना टूटता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है बेटा, एटीपी। तो वैसे भी आप देखो इस प्रोसेस में टूटना भी चल रहा है और इस प्रोसेस में सिंथेसिस भी चल रहा है, तभी तो ओवरऑल पाथवे को हम एम्फीबॉलिक कहते हैं। एम्फीबॉलिक कब, जब कैटाबॉलिज्म भी चल रही हो, टूटना भी चल रहा हो और एनाबॉलिज्म भी चल रहा हो, कोई चीज बन भी रही हो। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा इन सब काम के लिए, तुम भी खुद सोचो ना, तुम्हें हर एक काम के लिए एनर्जी की चाहिए। पढ़ना है तो भी एनर्जी चाहिए, लिखना है तो भी एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के भी कांट थिंक कि हम सर्वाइव भी कर सकते हैं। मैं जितना बोल पा रही हूँ मुझे भी एनर्जी चाहिए, जो इतना चल पा रही हूँ उतना एनर्जी चाहिए बेटा। वो एनर्जी कहां से आती है, रेस्पिरेशन के जरिए आती है। जो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, वो क्या करते हैं बेटा, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो सन की लाइट को ट्रैप करते हैं बेटा, और CO2 को पानी की मदद से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में फिक्स कर देते हैं। ये हमने क्या लिखा है बेटा, ये तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा है। क्या लिखा है बेटा हमने, ये तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी है। तो प्लांट ये जो खाना बना रहा है बेटा, इसी खाने को वो इस्तेमाल करेगा किसके लिए, एनर्जी लेने के लिए। इस खाने को तोड़ेगा और एनर्जी लेगा। हम प्लांट्स की तरह खुद खाना नहीं बना सकते, तो हमें बाहर से ग्लूकोज का सोर्स लेना पड़ता है। ठीक है, ग्लूकोज का ही एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, बिकॉज ग्लूकोज ही हमारे सिलेबस में। आप फैट खा करके भी एनर्जी ले सकते हो, प्रोटीन खा के भी एनर्जी ले सकते हो। जो भी चीज लोगे वो शरीर में टूटेगा, एनर्जी आपको देगा, एटीपी उससे बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है बेटा किसमें, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, अब एनसीईआरटी ये कहती है कि खाना तो सिर्फ लीफ में बन रहा है ना, तो बाकी पार्ट्स को कैसे खाना पहुंच रहा है। क्या रूट खाना बनाता है, रूट तो खाना नहीं बना सकता, बट कोई बात नहीं, मम्मी खाना बना रही है, बट मम्मी आपको खाना दे देती है ना। सेम अगर लीफ खाना बना रहा है बेटा, तो लीफ ट्रांसपोर्ट करेगा अपने खाने को और रूट तक वो खाना पहुंच जाएगा, क्योंकि रूट खुद फोटोसिंथेटिक नहीं है, बट वो लीफ के जरिए खाना ले सकता है। बिकॉज प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है और फ्लोएम खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम के मदद से लीफ से खाना रूट तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट खाना खुद नहीं बना सकता। उसके बाद हमने क्या बोला था बेटा, एनिमल्स तो देखो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये तो बेटा दूसरे पे ही डिपेंडेंट होंगे, चाहे प्लांट्स को या बाकी के जानवर दूसरे जानवर को खा करके अपना पेट भरे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेटा क्या होता है, वो सबस्ट्रेट जिसको यूज किया जाता है रेस्पिरेशन में, जिसको तोड़ा जाता है एनर्जी लेने के लिए। ग्लूकोज हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। हमारे सिलेबस में बेटा जो ब्रेकडाउन है, जो ऑक्सीडेशन है, वो ग्लूकोज का है, क्योंकि सबसे पसंदीदा सबस्ट्रेट जिसको सेल यूज करना चाहेगा, जो फटाक से टूट जाता है, वो है ग्लूकोज।
तो ये देखो बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, तोड़ने को कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन कहते हैं, और एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है बेटा, पानी, CO2 और एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है एक ग्लूकोज के टूटने से, बॉम्ब कैलोरीमीटर डिवाइस के थ्रू देखा जाता है 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके बेटा जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एटीपी बनेगा, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल कहते हैं। एक ग्लूकोज के पास कितने हैं बेटा, 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है। जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती है। आप देखो स्टेप बाय स्टेप, एक का एक नहीं ग्लूकोज टूट जाता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर क्रेब हुआ, फिर तुम्हारा लिंक हुआ, सॉरी, फिर क्रेब हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती है, और हर स्टेप में आप देखते हो कहीं ना कहीं एटीपी बन रहा है। तो एकाएक नहीं बनता, स्टेप बाय स्टेप बनता है। इसके बाद बेटा एनर्जी जो रिलीज होती है स्टेप वाइज, उसी का इस्तेमाल करके एटीपी बनाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, बट क्लोरोप्लास्ट में रेस्पिरेशन नहीं होती। रेस्पिरेशन अगर ग्लाइकोलिसिस बात करें तो साइटोप्लाज्म में चली, एरोबिक वाली, और एरोबिक रेस्पिरेशन है तो फर्दर प्रोसेस कहां होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ईटीएस कहां चलती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एनसीईआरटी कहती है प्लांट्स क्या सांस लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। कैसे लेते हैं, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के जरिए, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पर वो रीजन है कि प्लांट्स को हमारी तरह लंग्स जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत क्यों नहीं है, तो ये इजी है, ये हमने पढ़ा हुआ है, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। एटीपी के बनने को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जब डायरेक्ट एटीपी बन जाती है। आप देखो कितनी जगह ऐसी है ना जहां डायरेक्ट एटीपी बन रही है, तो डायरेक्ट एटीपी के बनने को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और एक होता है बेटा ऑक्सीडेटिव, या इसको हम ईटीएस वाली कहते हैं। आप देखो हमने एनएडीएच और एफएडीएच से भी एटीपी बनाई। एक एनएडीएच 3 एटीपी बनाता है, एक एफएडीएच 2 एटीपी बनाता है। उस एटीपी के बनने को इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कहते हैं, और उस इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, क्योंकि ईटीएस में एनएडीएच और एफएडीएच को ऑक्सीडाइज करके ब्रेक डाउन करके उनके इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, जिसके जरिए बेटा प्रोटॉन को पंप किया जाता है। प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट होता है। जब प्रोटॉन्स को वापस भेजते हैं मैट्रिक्स में, तब जाकर के एटीपी बनती है। तो कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इनडायरेक्ट तरीके से एटीपी बना रहा है। और इस इनडायरेक्ट एटीपी के बनने को बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और ये इनडायरेक्ट एटीपी कहां से आती है बेटा, एनएडीएच एंड एफएडीएच से। कहां पे चलती है, अगर यूकैरियोट्स होता है तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स होगा तो आप मीजोजोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलोगे। ठीक है, एटीपी बन गई। मैम वो एटीपी क्या करेगी, जब तुम्हारे शरीर में एटीपी बन जाती है बेटा, तो एटीपी टूटती है। क्योंकि वो बनी क्यों है बेटा, तुम्हें एनर्जी देने के लिए। एनर्जी कब मिलेगा, जब वो टूटेगा। तो एटीपी जब टूटता है तो बेटा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। जैसे जैसे एक एक फॉस्फेट निकलता जाता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती जाती है सेल में। तो एक फॉस्फेट जब निकलता है तो बेटा 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। और क्या मिलता है, एडीपी। एडीपी के पास भी अभी 2 फॉस्फेट है, एक एक फॉस्फेट निकलेगा फिर एनर्जी मिलेगा। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला बेटा, फिर एनर्जी निकलती है अराउंड 5 किलो कैलोरी के। फिर अभी भी देखो इसमें एक फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट निकलेगा फिर एनर्जी रिलीज होती है अराउंड 3 किलो कैलोरी के हिसाब से। यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, लिखवाया नहीं है, सिलेबस में नहीं है। और जब एडेनोसिन मिल जाएगा आपको, दैट मींस एटीपी कंप्लीटली टूट चुका है, एनर्जी जितनी रिलीज होनी थी वो हो चुकी है। तो यहाँ तो एक एटीपी की बात है, टोटल 38 या 36 एटीपी बनती है। जितनी बनेंगी, जैसे बनने के बाद टूटेंगी, उतनी एनर्जी सेल को मिल जाएगी। उसके बाद यहां पर कुछ कंसेप्ट बताए थे। कंसेप्ट का मतलब यहां पर यह था बेटा कि कोएंजाइम्स के नाम आपको याद रखने कि एनएडी, एनएडीएच, एनएडीपी, एनएडीपीएच, एफएडी, एफएडीएच क्या होता है, एफएमएन क्या होता है, बिकॉज इनका नाम हर जगह आपने सुना होगा। ठीक है, जब जब एनएडी से एनएडीएच बन रहा है तो यहां पर हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन। तो एनएडीएच ये रिड्यूस्ड वर्जन है किसका, एनएडी का। जब एनएडीएच से एनएडी बन रहा है तो हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है। तो एनएडीएच से एनएडी का बनना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सेम एनएडीपी है, यहां पर H ऐड किया तो इस प्रोसेस को रिडक्शन कहोगे। यहां पर जब एनएडीपी बन रहा है
तो हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो सिंपल भाषा में जहां जहां हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो रिडक्शन है, जहां जहां हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का मतलब क्या है बेटा? हाइड्रोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है इसके पास। तो अगर हम कह रहे हैं हाइड्रोजन का रिमूवल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी रिमूवल बोलोगे। अगर हाइड्रोजन का गेन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी गेन कहोगे। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन है वो हम किस भाषा में निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर हाइड्रोजन को हम क्या दर्जा देते हैं? रिडॉक्स इक्विवेलेंट का। ठीक है, फिर यहां पर यह बताया था कि एक NAD+ में 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन ऐड करना मतलब रिडक्शन होना, तो आपको मिलेगा NADH + H+, या इसको किताब में सिर्फ NADH2 लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस देखो बेटा हर सेल में चलेगी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी चलती है, यूकैरियोट्स में भी चलती है। चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो रहा हो चाहे एनारोबिक हो रहा हो, ये चलेगा ही चलेगा। इसलिए इसको कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं, क्योंकि इसका होना ना होना ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑक्सीजन हो ना हो ये चलेगा ही चलेगा। कहां चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है। जहां मर्जी चल रहा हो, इसी 10 स्टेप को पढ़ेंगे हम जब जब ग्लाइकोलिसिस चलनी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, जहां पर एक ATP खर्च होती है। सेकेंड में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये एक दूसरे के आइसोमर है तो एंजाइम आइसोमरेज है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यहां पर जो एंजाइम है बेटा वो PFK है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहां पर भी एक ATP खर्च हो रही है। पहले और तीसरे स्टेप पे देखते हो बेटा ATP खर्च होती है, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट के दौरान ATP खर्च होती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रिएक्शन क्या होता है बेटा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो 6 कार्बन का है वो 3-3 कार्बन में टूट जाता है, जिसको एनसीईआरटी ट्रायोस फॉस्फेट कहती है। ट्रायोस क्यों? क्योंकि 3 कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप है। एक ट्रायोस फॉस्फेट का नाम होता है बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक का नाम होता है बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या आप बोलोगे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में PGAL कहते हैं। अब बच्चों को लगता है ग्लाइकोलिसिस 2 बार चल रही। नहीं बेटा, ग्लाइकोलिसिस एक ही बार चल रही है। अगर एक ग्लूकोज है तो एक ही बार ग्लाइकोलिसिस चलेगी। सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का स्टेप 2-2 बार होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्लाइकोलिसिस 2 बार चल रही है। ग्लाइकोलिसिस अगर एक ग्लूकोज है तो एक ही बार चलेगी। जस्ट बेटा PGL से लेकर के पायरुविक एसिड तक 2-2 बार चलता है। इसका भी रीजन है 2-2 बार क्यों चलती है रिएक्शंस, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अल्टीमेटली आपके पास 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट का है, तो उससे बेटा 2 बार 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, और इस दौरान बेटा 2 NADH बन करके आते हैं। ठीक है, 2 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है बेटा तो 2 2PGA बनेगा। 2 2PGA है तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी 2 बनेगा, और पायरुविक एसिड भी कितनी बार बनेगा बेटा? 2 बार बनेगा। ठीक है, और इसी वजह से बेटा क्योंकि ये रिएक्शंस 2-2 बार चल रही हैं तो 2-2 ATP हर रिएक्शन के साथ बन रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम कौन है बेटा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कहते हैं बेटा अगर सेल में एनर्जी खत्म होने लगेगी, कैसे पता चलता है? जब ATP पूरी की पूरी टूट जाती है। ATP पूरी की पूरी टूट जाएगी तो AMP की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर AMP की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये इंडिकेशन है भैया ATP खत्म होने लगी, और ATP बनाना पड़ेगा, और ATP बनाना पड़ेगा मतलब और ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, और ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा मतलब और ग्लाइकोलिसिस चलानी पड़ेगी। उस दौरान बेटा एक एंजाइम होती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, वो एक्टिवेट ट्रिगर हो जाती है। मैं हूं ना, मैं चलाऊंगी ग्लाइकोलिसिस, तो ये एक्टिवेट ना हो बेटा तो ग्लाइकोलिसिस ना चले, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जब एक ग्लाइकोलिसिस चली एक ग्लूकोज के लिए तो कितना पायरुविक एसिड बना? 2 पायरुविक एसिड। उस 2 पायरुविक एसिड में अगर आपसे पूछा जाए टोटल ATP
क्या उसमें पूछा जाए टोटल एटीपी, तो टोटल एटीपी कितनी बनी, 2 एटीपी यहां पर, 2 एटीपी यहां पर, डायरेक्ट एटीपी, टोटल डायरेक्ट एटीपी कितनी बनी बेटा, तो टोटल डायरेक्ट एटीपी आपको कितनी मिल रही है, 4, यही 4 है ना, 2 और 2 4, ठीक है, ये टोटल डायरेक्ट वाली है, टोटल डायरेक्ट वाली है, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए, आप देखो 4 बन तो रही है बट ऊपर 2 खर्च भी तो हो रही है, आपने कमाया 4, खर्च कितने किए 2, खर्चा कितना हो गया 2, लॉस हुए एटीपी का, तो नेट कितना बचा बेटा, 4 में से 2 गया, 2 एटीपी, कौन सी वाली बेटा, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मिली है 2 एटीपी, ये जो नेट लिख रहे हैं हम ये डायरेक्ट एटीपी है। अब इनडायरेक्ट एटीपी कितनी बनी बेटा, इनडायरेक्ट किससे बनती है, NADH, कितना NADH बना यहां पर बेटा, साथ साथ देखो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है, कितना NADH बना, 2 NADH, ठीक है, 2 NADH, अगर एक NADH के पास 3 ATP है, ठीक है, तो 2 NADH के पास कितनी होगी बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 ATP, ठीक है, कितनी होगी बेटा, 6 ATP। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस में कितनी ATP बन रही है, डायरेक्ट वाली और इनडायरेक्ट दोनों को मिला दो, तो 2 यहां और 6 यहां, 8, ठीक है। तो अगर मैं आपको रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट यहां पर खोलूं जिसमें आप परेशान हो रहे थे, ये देखिए, ग्लाइकोलिसिस एक ही टर्न चलेगा एक ग्लूकोज के लिए, क्योंकि सिर्फ लास्ट के कुछ स्टेप 2-2 बार चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं ग्लाइकोलिसिस 2 बार चल रही, एक ही बार चलेगी, और क्योंकि एक ही बार चल रही है तो डायरेक्ट एटीपी हमें कितना मिला, 2, हम नेट ही लेकर के चल रहे हैं, जो बचाया उसी को आगे लेकर के चल रहे हैं। इनडायरेक्ट एटीपी कितनी मिली, इनडायरेक्ट मतलब NADH कितना मिला, 2, एक NADH के पास 3 एटीपी है, तो 2 के पास कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को मिला दो, तो ग्लाइकोलिसिस से हमें नेट एटीपी कितना मिला बेटा, 8। ये जो हमने 8 लिखा है इसमें NADH वाला भी है, इनडायरेक्ट वाला भी है और डायरेक्ट वाला भी है, ठीक। चलिए अब ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, ग्लाइकोलिसिस पढ़ने के बाद बेटा पायरुविक एसिड मिला, आपको कितना मिला, 2 मॉलिक्यूल। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होने वाला है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि सेल की नीड क्या है और सेल में ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं होगा बेटा तो ये फर्मेंटेशन में जा सकता है, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चला जाए या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में चला जाए, जो एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर ये पायरुविक एसिड एंटर कर गया बेटा, कर गया, तो ये कंप्लीटली नहीं टूटता है, और इसी वजह से हमें बहुत कम एटीपी और एनर्जी मिलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, बिकॉज बिना ऑक्सीजन के तुम कंप्लीटली खाने को नहीं तोड़ सकते। और अगर ऑक्सीजन है बेटा तो ये किसमें चला जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट मींस लिंक, क्रेब, और लास्ट में ETS कर लेगा ये, ठीक है। तो पहले हमने ये एज्यूम किया था कि मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है तो ये पायरुविक एसिड मार जाएगा एंट्री फर्मेंटेशन में। सबसे पहले बेटा ये याद रखना है कि एनर्जी बड़ी कम निकलती है, कितनी, लेस देन 7%। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना खाना कंप्लीटली नहीं टूट सकता। फिर हमने पढ़ा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करता है, ईस्ट, और जब ये अल्कोहल बनाता है तो 13% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नहीं तो ईस्ट ही मर जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक क्या है बेटा, इसमें यहां से यहां तक तो ग्लाइकोलिसिस है। कितनी टर्न है ग्लाइकोलिसिस की, एक ही टर्न तो है। क्यों तुम बोलते रहते हो मैम 2 बार चली, 2 बार चली, एक ही बार ग्लाइकोलिसिस चल रही है। अगर एक ग्लूकोज होगा तो बस वो अलग बात है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, क्योंकि नीचे वाले जो 4 5 6 रिएक्शंस हैं वो 2-2 बार चल रही हैं। और ये भी याद रखना ग्लाइकोलिसिस में कुल जमा जोड़ 10 चेन रिएक्शंस होती है, जिसमें पहली, तीसरी और लास्ट इरिवर्सिबल होती है, बाकी की सारी रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पायरुविक एसिड है, सॉरी यहां से यहां तक ग्लाइकोलिसिस है। अब ये जो पायरुविक एसिड मिल रहा है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं बेटा अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ हमने इस एरो पर जो हमें ग्लाइकोलिसिस में मिला, क्या मिला हमें, 2 डायरेक्ट नेट एटीपी मिला और 2 NADH मिला, वो हमने उस एरो पर लिख दिया है। अब इसी सामान के साथ, इसी पैसे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो अभी हमारे पास क्या है,
ग्लाइकोलिसिस के बाद 2 पायरुविक एसिड है, 2 NADH है, 2 ATP है। देखते हैं आगे इसका फर्दर क्या होगा। सबसे पहला स्टेप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिमूव होते हैं और रिमूवल ऑफ CO2 को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। 2 CO2 क्यों रिमूव हो रहा है बेटा, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है। ठीक है, तो 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 बार CO2 निकलेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बनेगा। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन बेटा, इस एसिटल्डिहाइड को फिर किस में रिड्यूस किया जाता है, इथेनॉल में। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, 2 इथेनॉल। 2 इथेनॉल का मॉलिक्यूल क्यों मिला, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड आप लेकर के चल रहे थे। इस दौरान क्या होता है बेटा, पॉकेट में जो आप पैसा लेकर के चल रहे थे इनडायरेक्ट NADH, वो सारा का सारा NADH बेटा यहां पर खर्च हो जाता है। मतलब जो आप पैसा लेकर के चले थे, क्या क्या लेके चले थे, 2 ATP, वो चलो बची हुई है, इसका खर्चा नहीं हुआ अभी तक। पायरुविक एसिड लेकर के चले थे, उसको तो हमने फाइनली इथेनॉल में कन्वर्ट करा लिया, और जो 2 NADH लिए थे बेटा, वो तो यहां पर खर्च हो गया। मतलब अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, ATP। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू जो नेट ATP हम बचा सके वो सिर्फ क्या था बेटा, 2 ATP। क्या मिला बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल, और साथ ही साथ आपको 2 CO2 निकला, बस। ठीक है, और क्योंकि ये जो मैंने क्या बताया था बेटा, NAD से NADH का बनना रिडक्शन कहलाता है, NADH से NAD का बनना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन चल रही है उसमें ऑक्सीजन की मदद नहीं लगी है। ETS में याद करो, जब NADH को तोड़ा जाता है तो लास्ट में ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये जो NADH को तोड़ा जा रहा है NAD बनाने में, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो स्लोली ऑक्सीडाइज होता है NADH। ठीक है, अब हम ये इमेजिन करेंगे बेटा कि पायरुविक एसिड को कौन से फर्मेंटेशन में भेज दिया गया, अगर ऑक्सीजन नहीं था तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड में एक ही स्टेप लगता है बेटा, ये अल्कोहलिक जैसे 2 स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, एक ही स्टेप में ये पूरी की पूरी फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाती है और 2 लैक्टिक एसिड बन करके मिल जाता है। और ये आपने महसूस किया होगा कि जब आप विग्रसली एक्सरसाइज करते हो तो आपको जो मसल्स में दर्द होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। इस दौरान क्या होता है बेटा, ये जो पॉकेट में आप 2 NADH लेकर के चल रहे हो, ये 2 NADH यहां पर टूट जाता है, NAD+ बना लेता है। बट क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ये NADH का टूटना स्लो होगा। अगर इसी NADH को ETS में तोड़ा जाता है तो NADH का टूटना वहां पर फास्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 लैक्टिक एसिड मिला, ये जो 2 ATP थी ये खर्चा नहीं हुआ, ये अभी बची हुई है, यहां पर कोई CO2 नहीं मिलता। ठीक है, और क्या डिफरेंस है, वो 2 स्टेप में होता है, ये एक ही स्टेप में हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब मैंने आपको बताया था, अब ये इमेजिन करिए कि सेल में ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो चलो ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिला है, अगर सेल में ऑक्सीजन है तो ये पायरुविक एसिड चला जाता है फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसका जो भी स्टेप है वो कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लिंक और क्रेब कहां चलते हैं बेटा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ETS कहां चलती है बेटा, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब लिंक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इसको ट्रांजिशन और गेटवे रिएक्शन कहते हैं। ये चलती है अगर यूकैरियोट्स है तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, प्रोकैरियोट्स है तो साइटोप्लाज्म में। क्या पर्पस है कि पायरुविक एसिड को किसी तरह किस में कन्वर्ट कर दें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए ही एंट्री मारता है क्रेब साइकिल में, यही उसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, अगर एक पायरुविक एसिड है बेटा, इसको जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हो तो एक CO2 रिमूव होता है, एक कोएंजाइम ए को ऐड करना पड़ता है और एक NAD+ का मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है NADH में। लेकिन बेटा ये तो एक ही पायरुविक एसिड है ना, तुम्हें कितना मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के लिए कितनी बार लिंक रिएक्शन चलती है, 2 बार। इसीलिए रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में बेटा देखो यहां पर लिखा है कि लिंक रिएक्शन 2 बार चलती है, 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड। अब आप रिलेट कर पा रहे हो, सारा नोट्स आपका एक ही साथ मौजूद है। अब उस 2 बार में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार लिंक रिएक्शन चल रही है, एक CO2 निकल रहा है, एक NADH बन रहा है, 2 बार चलेगी तो 2 CO2 निकलेगा, 2 बार कोएंजाइम में ऐड करना पड़ेगा, 2 NAD+ रिड्यूस होगा, 2 NADH मिलेगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में होंगे अगर पायरुविक एसिड 2 है, तभी हम 2-2 रिएक्शन कह रहे हैं। और इस 2 रिएक्शन में बेटा कोई आपको डायरेक्ट ATP मिलता हुआ नजर आ रहा है, नहीं मैम, 0।
तो लिंक रिएक्शन में 0 डायरेक्ट एटीपी मिलती है, 0 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। बट इनडायरेक्ट एटीपी मिल रही है, हाँ मैम, 2 लिंक रिएक्शन के लिए 2 NADH बनेगा। ये देखिए रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट खोलिए, ये देखिए डायरेक्ट एटीपी 0 हो गई, इनडायरेक्ट एटीपी मतलब NADH FADH कितना बना, तो FADH तो बन नहीं रहा, NADH बन रहा है। कितना, 2 बार लिंक रिएक्शन के लिए 2 NADH बनेगा, तो 2 NADH को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक NADH के पास 3 ATP होता है, तो कितनी आ गई, 6 ATP। ये 6 ATP जो मिल रही है बेटा, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट एटीपी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो हमें ETS में मिलती है। तो अगर लिंक रिएक्शन में पूछा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला दो तो कितनी हो गई, 6 + 0 6 ATP। आया आप समझ में, बुद्धि में गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम में अगर मिल जाता है बेटा, तो उसके बाद क्या शुरू हो जाती है, क्रेब्स साइकिल। क्या शुरू हो जाती है बेटा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को क्रेब क्योंकि हेंस क्रेब ने बोला था। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बिकॉज इंटरमीडिएट जो बनते हैं उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, कहां चलती है, यूकैरियोट्स होगी तो मैट्रिक्स में, प्रोकैरियोट्स होगा तो साइटोप्लाज्म में। अब ये जो एक एसिटाइल कोएंजाइम में बना है, एक के रिस्पेक्ट में पढ़ाया जाता है। दिमाग में ये रखना है बेटा कि अगर एक ग्लूकोज है तो 2 पायरुवेक एसिड मिलेगा, 2 पायरुवेक एसिड और 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगी, 2 बार लिंक रिएक्शन होगा तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम होंगे, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम होंगे तो ये 2 बार चलेगी। दिमाग में ये बात रखनी है बेटा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एक एसिटाइल कोएंजाइम में सबसे पहले 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कंडेंसेशन रिएक्शन में जाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। याद कैसे करना है, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफन अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। याद करना पड़ेगा, याद करने का तरीका बता दिया। अब इसमें देखो बेटा, अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम में है तो एक ही टर्न क्रेब्स साइकिल चलेगा। ठीक है, लेकिन हमें कितना मिलेगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार। इसीलिए बेटा यहां पर लिखा हुआ है कि क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार। ठीक है, और अगर 2 बार साइकिल चलेगी तो आप खुद देखो, ये हमने 1 टर्न के लिए बनाया है, 2 के लिए क्या करना होगा बेटा, सबके आगे 2-2 कर दो, 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 दिमाग में सबके आगे 2-2 कर दो। और अगर बताओ 2 बार साइकिल चल रहा है, 2 बार साइकिल चल रहा है तो कितना एटीपी बनेगा, 2 साइकिल के लिए बेटा ये 2 बार बनेगा ना, क्योंकि ये स्टेप 2 बार चलेगी तो 2 एटीपी बनेगा। ये देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, यहां पर देखो लिखा भी हुआ है, 2 बार अगर क्रेब्स साइकिल चलती है तो कितना एटीपी बनता है, 2 बार डायरेक्ट एटीपी। तो देखो इसीलिए यहां पर लिखा है बेटा कि डायरेक्ट एटीपी कितना मिल रहा है, 2। कितना मिल रहा है बेटा, 2। ठीक है, कितना मिल रहा है बेटा, 2। अब इसको यहां से हटाते हैं, नहीं तुम कंफ्यूज करोगे, रुक जाओ, अभी ये हटा देते हैं। ठीक है, कितना मिल रहा है बेटा, 2। ये जो 2 है कहां से आ रही है, क्रेब्स साइकिल से। अब अगर मैं पूछूं कि क्रेब्स साइकिल में मुझे बताओ कितने NADH और कितने FADH मिल रहे हैं 2 साइकिल के लिए, देखो 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH, ये तो 1 साइकिल के लिए। 2 साइकिल की डबल कर दो, 6 NADH। तो देखो यहां पर लिखा भी हुआ है नोट्स में कि 2 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए 6 NADH मिल रहे हैं, और 2 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए कितना FADH मिलेगा, 2। ठीक है, 6 NADH और 2 FADH। चलो यहां पर भर लेते हैं, ये देखो 6 NADH मिल रहा है, 2 FADH। अगर एक NADH के पास 3 ATP है तो 6 NADH के पास कितनी होगी, 18। अगर एक FADH के पास 2 ATP है तो 2 FADH के पास कितनी होगी, 4। कितनी होगी बेटा, कितनी होगी बेटा, 4। कितनी होगी बेटा, 4। ठीक है, तो हमने क्रेब्स साइकिल में देख लिया कि डायरेक्ट कितनी मिल रही है और इनडायरेक्ट कितनी मिल रही है। ये देखो इनडायरेक्ट कितनी मिल रही है, देख लिया हमने। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऐड करो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऐड करो। डायरेक्ट हो गई 2, इनडायरेक्ट हो गई 18 + 4, तो 2 और 18 20, और 20 और 4 24। तो ये देखो 20 और 4 बेटा 24। ठीक है,
20 और 4 कितनी हो गई बेटा? 24। क्लियर है? अब ये सब मिटा देते हैं। कितनी हो गई बेटा? 24 हो गई। तो हमने अलग अलग ग्लाइकोलिसिस में कितनी मिली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट और टोटल कर दिया यहां पर। लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितनी मिली, फिर टोटल कर दिया यहां पर। फिर क्रेब में कितनी मिली, फिर यहां पर टोटल कर दिया। अब हमारे पास पूरा एटीपी तीनों पाथवे का आ चुका है। तो सबको ऐड कर दोगे, सबको ऐड करोगे बेटा तो कितना आएगा? 38 एटीपी। इस 38 एटीपी में डायरेक्ट वाली भी है और इनडायरेक्ट वाली भी है। नेट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेट वाली हमने यहां पर लिख दी है। अब अगर इस 38 में से पूछोगे इनडायरेक्ट कितनी है, इनडायरेक्ट का कॉलम ये है ना, 38 में से इनडायरेक्ट कितनी है तो जरूर काउंट करना। इनडायरेक्ट मतलब ऑक्सीडेटिव या ईटीएस के थ्रू कितनी मिल रही है? 6, ठीक है, 6, 12 और 18 और 4, टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 34 एटीपी। ठीक है, मतलब 38 एटीपी में से 34 एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ईटीएस के थ्रू इनडायरेक्टली एनएडीएच और एफएडीएच बना रहे हैं। और 38 में से बेटा डायरेक्ट कितनी है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू मिल रही होगी? 4। दैट मीन्स आप खुद सोचो ईटीएस का कितना कंट्रीब्यूशन है। ईटीएस ना चले तो ये 34 एटीपी ना आए, क्योंकि डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल के थ्रू कितना कम बन रहा है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है बेटा ईटीएस पढ़ने का। इस 38 में से भी बेटा कौन सा शटल चलता है, किस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ग्लाइकोलिसिस वाले एनएडीएच को साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट कराया जाता है ईटीएस में, उस पर डिपेंड करता है बेटा कि 38 होगा या 36। जो रास्ता अपनाएगा, जैसे मान लीजिए खर्चीला रास्ता अपना लेता है, तो कुछ शटल जो बस हैं या जो कैब सर्विसेज ऐसे समझ लो, जो इस ग्लाइकोलिसिस के एनएडीएच को ईटीएस तक लेके जाएगा, कुछ लोग वसूली करते हैं, पैसे लेते हैं, और कुछ लोग फ्री में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जब ये पैसे लेते हैं एनएडीएच का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, तो हर एक एनएडीएच के लिए 1 एटीपी लेते हैं। तो टोटल कितना है बेटा? 2 एनएडीएच। तो 2 एनएडीएच को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेटा जो पैसे लिए जाएंगे वो 2 एटीपी खर्च हो जाएगा। तो 38 में से 2 माइनस करोगे तो 26 आएगा। शटल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिटेल पढ़ाया नहीं गया। बस इतना समझ लें, जो रास्ता अपनाओगे, जैसे आप हाईवे पे निकलते हो, हाईवे पे टोल लगा होता है, कभी कभी टोल बचाने के लिए गूगल आंटी जो है ना वो पूछती हैं कि अगर टोल बचाना है तो साइड से निकल जाओ, पूछती ना गूगल आंटी। तो अगर साइड से निकल जाओगे तो पैसा नहीं लगेगा, पहुंचोगे आगे टोल क्रॉस करवा देंगी आंटी, गूगल आंटी। नहीं चाहते हो, आप जल्दी पहुंचना चाहते हो, ठीक है, पैसे लगे आपको, कोई बात नहीं, बड़े पैसे, चाचा हमारे विधायक, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप पैसे खर्च करके चले जाओगे। अल्टीमेटली इस एनएडीएच, मकसद ये है कि इस एनएडीएच को ईटीएस के अंदर पहुंचाना है। ठीक है, कैसे पहुंचता है वो डिसाइड करेगा एटीपी खर्च हो रही है नहीं हो रही है। अगर ये वाला रास्ता अपनाओगे तो 2 एटीपी खर्च करना पड़ेगा, ये वाला रास्ता अपनाओगे तो कोई एटीपी खर्च नहीं होता, 38 की 38 ही रहेगी। ठीक है, और अगर प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में कोई शटल नहीं होता तो 38 की 38 ही रहेगी, यहां पर कोई खर्चा नहीं होता ट्रांसपोर्ट कराने का। अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट तो मैंने साथ ही साथ समझा दिया, अब ईटीएस समझ लो। ठीक है, पहले तो ये समझ लो ईटीएस चलती क्यों है। ईटीएस इसलिए चलती है बेटा कि आप एनएडीएच और एफएडीएच के अंदर जो छुपी हुई एटीपी है उसका पता कर सको। ठीक है, ये ईटीएस चलती कहां है? मेम्ब्रेन में। सारे कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, ये देखो हमने क्या दिखाई है बेटा, ये हमने क्या दिखाई है बेटा, इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो बेटा प्लेसमेंट कैसी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एनसीईआरटी में सेकंड नीचे, थर्ड ऊपर दिया हुआ है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी बना सकते हो, रिजल्ट वही आएगा आपका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 एनएडीएच को तोड़ता है, एक एनएडीएच के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन को फटाफट एफएमएन खींच लेता है, एफएमएन से एफईएस, एफईएस किसको दे देता है, यूबिक्विनोन को। जब ये इलेक्ट्रॉन एनएडीएच का कॉम्प्लेक्स 1 से ट्रैवल करता है तो 4H+ मैट्रिक्स से इंटरमिडिएट स्पेस में पंप कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिया जाता है आपका, बस आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर ये यूबिक्विनोन और 2H+ को खींच के खुद यूबिक्विनॉल रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है UqH2।
इसने इलेक्ट्रॉन भी लिया था तो इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, इसने हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट कर रखा है। ये इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर देता है कॉम्प्लेक्स 3 में। आप खुद देखो ये इलेक्ट्रॉन जो NADH के ऑक्सीडेशन से निकल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स 2 में एंट्री नहीं मारते, कोई नहीं देखेंगे भी नहीं कॉम्प्लेक्स 2 को, सीधा कहां पास हो गए कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 में सबसे पहले साइटोक्रोम बी के बाद आयरन सल्फर साइटोक्रोम सी। जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू ट्रैवल करता है तो फिर से 4H+ मैट्रिक्स से इंटरनल स्पेस में पंप कर दिए गए हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास पहुंचता है साइटोक्रोम सी। ये इलेक्ट्रॉन अपना कॉम्प्लेक्स 4 को भेजता है, कॉपर ए, साइटोक्रोम A3, कॉपर बी, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो मौजूद है बेटा, ये है ऑक्सीजन का रोल एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मैट्रिक्स में फ्री प्रोटॉन्स है इसका इस्तेमाल करके मेटाबॉलिक वाटर बना लेता है। जब ये NADH के इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर से H+ यहां से वहां पर पंप कर दिया जाता है, कितना 2। एक NADH जब टूटा, उसके टूटने से ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 में, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने पंप किए जा रहे हैं 4, 4, 8, 2, 10, जिसकी वजह से IMS में प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं, मैट्रिक्स में कम है। एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। इस डिफरेंस को ग्रेडियंट बोलते हैं। ये ग्रेडियंट किसकी वजह से बना? प्रोटॉन की वजह से बना। तो इस ग्रेडियंट को तोड़ना पड़ेगा, इस डिफरेंस को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? जहां से आए हैं वापस भेज दो। कहां से आए हैं बेटा? मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स में भेज दो। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से आए तो यहीं से जाएंगे, नहीं, जाने का रास्ता एक ही है। किसके थ्रू जाएंगे? F0 F1 के थ्रू। आए कितने हैं? 10। अब 10 में से 4 जब वापस जाते हैं तो एक ATP बनता है, ठीक है। तो 4H+ जब जाएंगे तो एक ATP बनेगा, फिर 4H+ जो जाएंगे वो एक ATP बनेगा, फिर 2H+ जब जाएंगे तो आधा ATP बनेगा, तो टोटल 2.5 ATP। इसको अप्रॉक्स कर दो, कितना हो गया बेटा? 3 ATP। मतलब एक NADH कितना ATP बनाता है बेटा? 3। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्सेस में हैं वो इमोबाइल हैं। यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं मैम एनसीईआरटी में तो एक ही डायग्राम। हाँ बेटा, चाहो तो एक ही डायग्राम से FADH का भी टूटना दिखा सकते हो। अगर मैं इसी डायग्राम में दिखाती तो तुम बड़ा हौच-पौच कर देते, इसीलिए FADH का टूटना मैंने अलग डायग्राम में दिखाया है, ठीक है, अलग डायग्राम में दिखाया है, बट तुम एक में भी दिखा सकते हो। FADH को कौन तोड़ेगा? कॉम्प्लेक्स 2। इसका इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में नहीं जाता। बाकी का सारा प्रोसेस सेम है बेटा। इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन दे देगा कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 दे देगा साइटोक्रोम सी दे देगा किसको? कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 2 से कोई प्रोटॉन्स पंप नहीं किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 से 4 प्रोटॉन्स पंप किए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन्स पंप किए जाते हैं। तो एक FADH के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई उसकी वजह से 4 और 2 6 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पंप किया गया है, जिसकी वजह से यहां पर ज्यादा हो गया है, मैट्रिक्स में कम हो गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, जिसको हमें तोड़ना है। तोड़ा कैसे जाता है? जब इन प्रोटॉन्स को वापस भेजा जाता है। वापस भेजने का रास्ता F0 F1 है। 4 जब एक साथ आएंगे तो एक ATP बन जाएगा, ठीक है। तो 4 गए तो एक ATP बना, फिर ये जब 2 जाएगा तो आधा ATP, तो 1.5 आएगा, 1.5 को आप अप्रॉक्स कर दोगे 2, तो एक FADH के पास 2 ATP होती है। यहां पे भी सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है बेटा? ऑक्सीजन। प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में ही इसका इस्तेमाल करेगा और पानी बना लेगा। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल प्रोटॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन ही है। सो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इट इज लिमिटेड टू द लास्ट स्टेप ऑफ ETS। बट कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बिना ऑक्सीजन के हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं चल सकती। नहीं जान पाएंगे हम कि NADH FADH कितना ATP बना रहा है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा यहीं तक आप हटते। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया। फिर एम्फीबॉलिक पाथवे ये कहता है कि हम जो 36 और 38 ATP बनाते हैं ना, ये अपने आप को खुश करने के लिए बनाते हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जरूरी थोड़ी आपके शरीर में सिर्फ ग्लूकोज ही टूट रहा है और ग्लूकोज ही एनर्जी दे रहा है। हो सकता है और भी कुछ खा रहे हो आप साथ साथ, जिससे उससे भी एनर्जी मिल रही हो। तो हमें कैसे पता चलेगा वो एनर्जी ग्लूकोज से आ रही है, किससे आ रही है? ये तो तभी एज्यूम करोगे आप जब आप ये सोच के चलो कि हमारा सेल ग्लूकोज ही तोड़ रहा है और वो जितने भी इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो एक के बाद
जो हम पढ़ते जा रहे हैं पायरुविक एसिड, फिर लिंक, फिर क्रैब, वो सब हो रहा है आइडियल सिचुएशन में, अच्छा तब जाकर के बनेगा। हो सकता है बीच में कोई सामान बन गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, तो वो फर्दर सिट्रिक एसिड ना बना करके किसमें घुस जाए, प्लांट हार्मोन का सिंथेसिस करने लगे, तो क्या बना लोगे आप, तो क्या कर पाओगे क्रैब, कहां मिलेगा एनएडीएच और एपीडीएच फर्दर क्रैब साइकिल के, जब क्रैब साइकिल चली ही नहीं। जो अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड है वो फर्दर सक्सेनाइल कोएंजाइम में ना बनाए और किसमें घुस जाए, अमीनो एसिड के सिंथेसिस में, तो बाकी आगे के एनएडीएच एपीडी डब्बा गोल बनेंगे ही नहीं, तो कहां से आ जाएगी 36-38 एटीपी। वो तभी आ सकती है जब सब कुछ आइडियली सोचो, जैसा पड़ा है वैसा ही हो तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। उसके बाद हमने लास्ट में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ा था बेटा, कि जितना CO2 इवॉल्व हो रहा है अपॉन जितना ऑक्सीजन कंज्यूम, उसको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक आता है इक्वेशन, आप देख सकते हो, फैट का 0.7, प्रोटीन का 0.9, ऑर्गेनिक एसिड्स का हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। मैंने इन सबकी इक्वेशंस पे दिखाई थी, इक्वेशन आपसे पूछा नहीं जाता, आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कितना आएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट का हो गया, ठीक है। सो ये था आपका प्यारा सा रिवीजन जिसके लिए आप इतना घबरा रहे थे, और फोकस करते हुए मैंने पूरा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट अलॉन्ग विद दैट रेस्पिरेटरी पाथवे कवर किया। नेट ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं बेटा हम, जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में डायरेक्ट एटीपी देख रहे हैं वो नेट ही देख रहे हैं, जो खर्चा हो गया वो हमने पहले माइनस कर दिया है, ग्लाइकोलिसिस में बता दिया कितनी टोटल कितनी नेट ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जोड़ करके हम बताते हैं 38 एटीपी बन रही है, ठीक है। उस 38 में से 34 कहां से आ रही है, एनएडीएच और एफएडीएच के थ्रू, जो अलग अलग पाथवे में मिल रहे हैं, और 4 ही सिर्फ हमें सबस्ट्रेट लेवल डायरेक्ट मिल रही है। इसके बाद भी कोई दुविधा हो तो प्लीज लेट मी नो आफ्टर दिस क्लास, उसको भी इंक्लूड करूंगी मैं आपके डाउट वीडियोज में, ठीक है जी। तो चलिए जरूर बताना आपको ये रिविजन लेक्चर हेल्पफुल था या नहीं। हम मिलेंगे, वैसे तो लाइव क्लास में मिलेंगे, चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।